श्री अश्विनी चौबे जी, अभी तक तो आपकी उपस्थिति थी हमारे साथ। अगर आप किसी भी समय आ जाएंगे बीच में तो हम लोगों को सूचित करिएगा। आपका भी मार्गदर्शन सब लोग लेना चाहते हैं। श्री अरुण सिंघल जी, श्री डॉक्टर मनदीप भंडारी जी, सभी एफएसएससीआई के यहाँ पर उपस्थित और मेरे सामने वर्चुअली जितने भी ऑफिसर्स जुड़े हैं वो सब लोग, डब्ल्यूएचओ से हमारे डॉक्टर ऑफ्रिन जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए इस विषय के साथ जितने भी लोग हैं आज के, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड फूड डे 2020 के अवसर पर बहुत सारे ऐसे महानुभाव भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं जो इस काम को पैशन के साथ करते हैं। मीडिया के कुछ मित्र हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, कुछ वर्चुअली जुड़े हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से एफएसएससीआई का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। क्योंकि जैसा कि एक कल्पना होती है कि एफएसएससीआई एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और वो नियम कायदे कानून बनाती है, और फिर वो नियम कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसके लिए अपने अधिकारियों के माध्यम से चेकिंग खाली करती है। उस कल्पना से परे एफएसएससीआई ने पिछले सालों में विशेषकर एक ईट राइट इंडिया के इर्द गिर्द लोग कैसे अच्छा भोजन करें, अच्छे भोजन के बारे में उनको जानकारी मिले, उसके संदर्भ में समाज के हर वर्ग में, समाज के हर स्थान पर एक आंदोलन विकसित हो, और कैसे उस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए समाज में लोगों को ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनमें कंपटीशन की भावना लाई जाए, और समाज में जिन लोगों से हमें हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर, वो फूड को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, फूड की इंडस्ट्री है, इनको भी सबको साथ लेकर बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ एफएसएससीआई काम कर रही है। और अभी तक जितनी बातें आपने सुनी प्रस्तावना के रूप में, और जितने आपने अभी पब्लिकेशंस को देखा जो कि रिलीज़ किए गए, और फिर पिछले सालों के जो कार्यक्रम, पिछले साल का भी वर्ल्ड फूड डे का भी कार्यक्रम मुझे याद है, हमने एक फूड मेला भी लगाया था, वो भी याद है। तो इन सब विषयों पर बहुत ही गहराई और गंभीरता के साथ एफएसएससीआई काम कर रहा है। कल हम लोगों ने एक यहाँ पर विस्तृत बैठक की थी, और जिसमें भारत सरकार के बहुत सारे प्रमुख विभागों के सेक्रेटरीज के साथ एफएसएससीआई के अरुण सिंघल जी और इनके सभी साथियों ने मिलकर विचार विमर्श किया। हम लोगों ने अपनी सोच प्रस्तुत किया, और हम लोगों ने कहा कि ये जिस प्रकार से देश ने फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से अपने टारगेट्स को अचीव किया है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यानी कि सभी लोगों को जो भोजन उपलब्ध हो सके, देश के 100% लोगों को वो भोजन हम उपलब्ध कराने में सफल हो जो हाईली न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, सेफ हो, सस्टेनेबल हो, कैलोरीज़ की उसमें पर्याप्त मात्रा हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी भी देश में बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, एनीमिया के शिकार हैं, बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ के शिकार हैं। उसके कारण बहुत सारी हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल और दूसरी किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और अभी भी जो एवरेज हमारा जो कैलोरिक इनटेक है देश के एक एवरेज आदमी का, वो जितना होना चाहिए उससे
काफ़ी सिग्निफिकेंटली अभी भी कम है। इसलिए जो FSSAI जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है कि सभी के लिए हम सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड जो है ये उपलब्ध करा पाएँ, इसके लिए ये आवश्यक है कि सरकार के सभी विभाग, यानी जहाँ पर फूड खेत में उगाया जाता है वहाँ जो मिनिस्ट्रीज़ कंट्रोल करती हैं, उससे लेकर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर और आगे डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कस्टमर तक, क्लाइंट तक या एवरेज पर्सन तक, घर तक आता है जो फूड, और फिर जहाँ जहाँ फूड कुक होता है किसी भी रूप में, वो जितने भी आउटलेट्स हैं उन स्थानों पर जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इन सब के बीच में एक बहुत ही हाई क्वालिटी की सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। और कल की मीटिंग में हम लोगों ने 1 घंटा इसके ऊपर कई सारे मिनिस्ट्रीज़ ने कमेंट किया और कई सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ फिर ये तय हुआ कि हर मिनिस्ट्री के साथ हमारा FSSAI और साथ में हेल्थ के लोग मिलकर डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर सब लोग मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का टारगेट कहने को 2050 हो, लेकिन हम उसको 2030 तक कम से कम पूरा करने के लिए काम करें। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको कर पाना संभव है। मैंने एक बात और कही थी, उसको भी दोहराना चाहता हूँ कि यूँ तो स्वास्थ्य को उस पर दुष्प्रभाव डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसमें 2 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और उसके अंदर 2+3 और कर लिया जाए तो शायद हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के अंदर कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। आज भारत में 2 मूवमेंट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन मूवमेंट्स के ऊपर सारे देश को अगर अपना ध्यान ढंग से केंद्रित करके अगर इनके ऊपर प्रयास किया जाए तो ये भारत के अंदर हेल्थ फॉर ऑल के टारगेट को अचीव करने में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। और उसमें एक पहला मूवमेंट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल फिटनेस की दृष्टि से रखते हैं, पर्याप्त एक्सरसाइजेज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, योग, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और साथ में क्या हम खाते हैं, हमको अगर ये ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाए कि हमारे लिए क्या स्वास्थ्यवर्धक है, कितना खाना स्वास्थ्यवर्धक है और वो खाना हमको कहाँ से कैसे मिलता है, या अगर हमारे को अपने घर में भी पकाना है तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसका अगर हमने 2 चीज़ों का आंदोलन पैदा कर दिया देश में, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है, सिर्फ उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए योजना चाहिए, उसके लिए मिशन के रूप में काम करने का एक प्रकल्प चाहिए। और इन 2 चीज़ों के साथ 3 चीज़ें जो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। आप जानते हैं हम सब कि 2014 से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का मिशन जो है लॉन्च किया है। अगर हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे आसपास अगर स्वच्छता का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर समाज अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है और इसी के साथ साथ हमको जो पानी उपलब्ध होता है वो अगर पोर्टेबल है, स्वच्छ है, स्वस्थ है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ये दूसरा मूवमेंट है। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पैशन से करने वाला मूवमेंट है, जिस पे उन्होंने अगले 5 साल में सारे देश के लोगों को एक प्रकार से बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम बनाया है कि कैसे पाइप से जो है पानी साफ़ सुथरा जो है घर घर तक पहुंचाना है। और तीसरा जिसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है वो है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम करते हुए हमने देखा है कि एनवायरनमेंट के बारे में भी हमारे सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे नए एक्ट्स में परिवर्तन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब उनको भी समाज में कैसे इम्प्लीमेंट करना, तो अगर 2 चीज़ों को जो शरीर के लिए ख्याल करना और 3 चीज़ें जो आसपास के वातावरण के लिए, तो ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो FSSAI के पास काम है ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, ईट राइट वाला। अगर
ये ईट राइट और फिट इंडिया, हमारा ये दो चीज़ें भी ठीक से चल रही हैं तो बाकी चीज़ों में कमी भी होगी, तो भी हम अपने देश के लोगों को शायद स्वस्थ बनाने में जो है सफल हो सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ कि पिछले समय में आपने बहुत सारे इनोवेटिव कार्यक्रम एफएसएसएआई ने शुरू किए हैं, खासकर जो फूड सेफ्टी मित्र का कार्यक्रम है, जिसमें कि एक प्रकार से समाज में बहुत सारा हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं, और इस काम को जो पैशन से करना चाहते हैं ऐसे यंग नौजवानों को हम ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है, और इन 10,000 लोगों के अंदर बताया गया कि उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में जो लोग पास होते हैं उनको फूड सेफ्टी मित्र बनाया जाता है। फिर उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग के बाद उनको ऐसी पावर होती है, वो जगह जगह जाकर गाइडेंस भी करते हैं, फूड के आउटलेट्स को भी एग्ज़ामिन करते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से मुहिम है जो गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है आने वाले समय में। दूसरा जो मैं हमेशा कहता था, मुझे खुशी है कि एक ऐसा पोर्टल जो कि नेस्कॉम के माध्यम से एफएसएसएआई ने क्रिएट कर दिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये हम लोगों को हमेशा इस बात पर बहुत दुख होता था, और जब ये वर्ल्ड फूड डे इतने सालों से मनाया जाता है उसके बावजूद भी देखते हैं कि घर से लेकर और होटल तक और रेस्टोरेंट तक और शादी तक और हर फंक्शन तक सब जगह पर इतना ज़्यादा खाना हम देखते हैं कि बनता है, वेस्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है, और देश में जो है कितने करोड़ों बच्चे जो है वो रात को जो है भूखे पेट सोते हैं या ठीक प्रकार से उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। तो ये जो नेस्कॉम के साथ मिलकर एफएसएसएआई ने पोर्टल प्रारंभ करके जो सरप्लस या पोटेंशियल वेस्ट होने वाला जो फूड है, इसको सही स्थान से सही समय पर कलेक्ट करके और सही स्थान तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को भी बहुत बड़ा आंदोलन बनने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगले 1 साल में जब हम लोग अभी तो इसको एक मॉडल के रूप में, सफल मॉडल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको हमें कोशिश करना है कि देश के हर प्रांत में ये ऐसा मूवमेंट है जो लोगों को अगर एक बार ध्यान में आ जाएगा, लोगों को इसके लिए मोटिवेट और शिक्षित कर दिया जाएगा, लोगों को ये व्यवस्था समझा दी जाएगी, तो देश का, समाज का हर व्यक्ति, हर स्वयंसेवी संस्था, हर परिवार इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी भोजन को वेस्ट होते हुए देखना नहीं चाहता। और हम सब जानते हैं कि जो वेस्टेड फूड है, जहाँ एक तरफ खाना वेस्ट होता है, उसके साथ साथ जो उसमें से जो दूसरी जो टॉक्सिक गैसेस, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कह लीजिए, या दूसरी चीज़ें जो उसमें से निकलती हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए भी जो है बहुत एक प्रकार से दुखदाई है, तकलीफ़दायक है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो इमर्ज होती हैं वो किसी भी रूप में जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करना। पिछले समय में हमें याद है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी मीटिंग हुई थी, सारे साउथ ईस्ट एशिया के हेल्थ मिनिस्टर्स आए थे। उन हेल्थ मिनिस्टर्स के सामने हमारे एफएसएसएआई ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन किया था, बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया था, सेलिब्रिटीज़ का कैंपेन लॉन्च किया था, और थोड़ा सा अपने खाने में हम नमक कम कर दें, थोड़ा सा चीनी कम कर दें, थोड़ा सा फैट कम कर दें, या ट्रांस फैट पे ज़्यादा ध्यान दे दें। तो इस मूवमेंट को बड़े पैमाने पे मूवमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और उसके बाद हमें ध्यान है कि जो WHO के अधिकारियों ने भी कहा कि इसको सारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी जो है इसको हम मूवमेंट के रूप में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो दिन भी मुझे याद है जब दिल्ली के अंदर लगभग 1,500 से ज़्यादा जो बड़े बड़े होटल्स के जो देश भर के शेफ्स थे, उनका हमने कार्यक्रम किया। वहाँ पर जो है ये ट्रांस फैट्स को कम करने की दृष्टि से एक लोगो को इशू किया, और लोगों को इशू करने के साथ साथ ये संकल्प लिया सारे शेफ्स ने कि हम अपना जो ट्रांस फैट की जो परसेंटेज है वो अपने खानों में, अपने पकाने में इसमें कम करेंगे। हमने बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है,
कि WHO तो कहता है कि 2023 तक 2% हमें ट्रांस फैट जो है अलाउ करना है, लेकिन हम 2022 तक ही जो है उस परसेंटेज तक पहुंचना चाहते हैं। और मुझे अभी खुशी हुई है जानकर, जब अरुण सिंघल जी ने बताया कि जब सर्वे किया गया तो बहुत सारे जगह पे देखा कि अभी, जबकि कानूनन शायद ज़रूरी इस समय नहीं है, तो भी बहुत सारे जो फूड के मैन्युफैक्चरिंग के, फूड के जो प्रोसेसिंग और दूसरे चीज़ों के आउटलेट्स हैं, वहाँ जो फूड उपलब्ध है उसमें 2% के आसपास ही ट्रांस फैट है। और ज़्यादातर में जबकि 5% हमारा आज कानूनन तौर पर शायद अलाउड है, फिर भी 5% से भी बहुत जगह पर कम है। तो ये अपने आप में मेरा ख्याल से काफ़ी बड़ी जो है ये उपलब्धि है। हर दिशा में आप सब जानते हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी 250 दिन तक लगातार जो है ईट राइट इंडिया का जो है ट्विटर के ऊपर मूवमेंट शुरू किया था। अभी हम सोचते हैं दोबारा से उस मूवमेंट को भी हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं लगातार। और आज खासकर जो ये पब्लिकेशंस जो है जो लॉन्च किए गए हैं, अभी किसी भी एक समझदार पढ़े लिखे फैमिली के लिए अगर इसको हम उस तक पहुंचा दें, शायद आज के डिजिटल युग में लोगों तक इसको पहुंचाना इतना आसान हो गया है कि किसी के पास ये प्रिंटेड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर जानकारी दे दी कि इसमें आपके लिए मतलब की बात है, इससे आप असेस कर सकते हो कि क्या आप ठीक भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आई एम श्योर कि 90% लोग इसको पढ़ना चाहेंगे। अपनी जो आदतें हैं उनको निश्चित रूप से सुधारना चाहेंगे। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पब्लिकेशंस हैं, वो पब्लिकेशंस जो हैं वो सही स्थान पर बड़ी मात्रा में पहुंच जाएं। टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई एक चीज़ आज हमने जो निकाली है, ये जब अगला वर्ल्ड फूड डे आए तो कैसे हम देश के तब तक एक एक आदमी को इसको पहुंचा दें। आज किसी जो तथाकथित इलिटरेट परिवार में भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, और वो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो ऐसी जानकारियों को जो है अपने टेलीफोन में ढूंढते हैं, लेते हैं। सब लोग आजकल यूट्यूब पे जो है, इतनी इंक्विजिटिव लोगों का माइंड है, क्यूरियोसिटी है। सौभाग्य से हेल्थ के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूकता है, तो लोग कोई भी चीज़ जो हेल्थ को उनके सेफ्टी के लिए स्ट्रेंथन करती है, हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करती है, उसको पढ़ने में किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फिर ये जो फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया कि कानूनी दृष्टि से भी इस प्रकार के हमारे तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि इवन जो है राइस वगैरह के अंदर भी जो है हम फोर्टिफाइड करें, और साथ में जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें। अब इसके बारे में जो ये स्टेट्स के लिए, यूटीज़ के लिए इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, स्टेट्स के जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके साथ भी हमें निरंतरता के साथ इन चीज़ों को परस्यू करने की ज़रूरत है। ये साथ में जो ये ऑरेंज बुक, ये तो ईट राइट कैंपसेस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, ईट राइट स्कूल्स पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम ईट राइट कैंटीन्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें बड़े पैमाने पर जिस दिन हो जाएंगी, अभी जंक फूड को बैन करने के हमने स्कूल के बच्चों के लिए नियम ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर स्कूल में जंक फूड बैन हो गया, बच्चों को ईट राइट का कंसेप्ट समझ में आ गया, स्कूल की कैंटीन के अंदर डिलीशियस और न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल इस प्रकार की भोजन की या दूसरी भी जो बच्चे चीज़ें खाते हैं उसकी अगर व्यवस्था हो गई और उसकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में हो गई, और ये काम को अगर स्कूल के बच्चों ने या कॉलेज के बच्चों ने हाथ में ले लिया, तो मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि किसी भी प्रकार से, अब ये कैंटीन की हाइजीन के बारे में है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये सारे पब्लिकेशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देख के कि बस सिर्फ इस खुशी को इसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए इनको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी लोग FSSAI में काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज बताई गई हैं, मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर
चर्चा नहीं करता, क्योंकि इतने सारे 7-8-9 पब्लिकेशंस तो आज ही किए गए हैं, और जितने भी फंक्शन में मैं जाता हूँ हर एक फंक्शन में कम से कम आधा दर्जन पब्लिकेशंस होते हैं। इसका मतलब कि हमारी तरफ से लोगों को सही जानकारी सही समय पर देने के लिए जो प्रयास आवश्यक हैं, जो प्रोफेशनल प्रयास आवश्यक हैं, उन प्रयासों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अब केवल आवश्यकता है कि जो कल हमने मीटिंग की थी, उस मीटिंग का भी उद्देश्य यही था कि ये टोटल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कैसे हम इसको एक बड़ा आंदोलन बना सकते हैं। अगर ये विषय एचआरडी मंत्रालय का, मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो है ये विषय बन जाए, तो देश के एक एक बच्चे तक एक एक जानकारी पहुंचाना जो है वो कितना एक प्रकार से सरल हो जाएगा। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसकी गहराई को समझ लेगी, जो कौन से हमारे को एग्रीकल्चर के अंदर फार्म में क्या प्रोड्यूस हमारा होना, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ों के रिप्लेसमेंट के मैकेनिज़म्स हमारे पास आ जाएंगे। कि किसी को अगर फार्मर को हमने ये सिखा दिया कि इसकी जगह आप अगर फ्रूट उगा लीजिए या ये चीज़ उगा लीजिए जो ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए यूज़फुल हो सकती है और उसमें भी आपको उतना ही कमाई होगी, तो ये सारे मल्टीपल लेवल्स पर हमारे को काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये अवसर है, ये हम सब जानते हैं कि खाने के संदर्भ में तो ये कहा भी गया है कि भाई जैसा आप भोजन करेंगे और वैसा ही आपका तन भी उसी हिसाब से होगा, मन भी उसी हिसाब से होगा, आत्मा की शुद्धि भी उसी हिसाब से होगी। और आपके अगर खाना आपने अच्छा खाया है, भोजन के अंदर अगर आपके सात्विकता है, भोजन आपका एक तरह से स्वच्छ है, पवित्र है, हेल्दी है और सात्विक है, तो आपका मन और आपके विचार, और जब विचार सात्विक होंगे तो विचार सात्विक होने के साथ साथ आपका कर्म भी सात्विक हो जाएगा। और शायद आज देश को इसी प्रकार की आवश्यकता है। एक अभूतपूर्व असाधारण प्रतिभा वाला, जज्बे वाला एक प्रधानमंत्री हमें मिला है, और वो प्रधानमंत्री इस देश को एक नया इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं। थोड़े समय के बाद वो भारत को विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो हम सबको अपने अपने लेवल पर जो जो हमारे ज़िम्मे काम है वो करने के लिए सपना देखने को प्रेरित करते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए वो हमारे को योजनाएं बनाने के लिए कहते हैं, और फिर उन योजनाओं को वो पर्सनली इम्प्लीमेंट करते हैं। और 6 साल में हमने देखा है कि जो जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, उनको अपने स्वयं मॉनिटरिंग से उन्होंने सफलता की चरम सीमा तक ले जाकर दिखाया। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, वो भी देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे वो हर उस गांव में बिजली पहुंचाने का काम हो जहां 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, चाहे देश के हर व्यक्ति को मकान देने का विषय हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए एक जो स्वच्छ या स्वस्थ जो पद्धति है गैस के माध्यम से जो उनको दूसरी बीमारियां होती उनसे बचाने का विषय हो। और सब विषयों पर हम देखें तो उसमें पैरामीटर्स जो है वो सफलता की एक्सट्रीम्स पर पहुंचे हुए हैं। 1 रुपये के बदले 15 पैसा मिलता था इस देश में, एक प्रधानमंत्री कहता था आज 1 रुपया बटन दबता है दिल्ली में, उसके बदले में 100 पैसा जो है गरीब आदमी के खाते में डायरेक्ट देश के अंदर पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत ही आइडियल समय है भारत के लिए कि प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जो भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और हम सब लोगों का मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे अगर हमने अपने जो कर्म है उसकी पूर्ति ठीक प्रकार से की, जो हमारे ज़िम्मे काम है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको FSSAI को, ये तो इसके काम को तो फादर ऑफ द नेशन का भी उनके विचार और उनके कर्म से बहुत सारा आशीर्वाद उनको, उन्होंने इसी के बारे में सारा जीवन अपना जो है समर्पित किया, इसी के बारे में आग्रह किया। तो FSSAI को अपने को कोई साधारण संस्था नहीं मानना चाहिए। FSSAI कैन बी गेम चेंजर, आई रिपीट, दे कैन बी गेम चेंजर। इस तरह से जो फिट इंडिया की मंत्रालय है वो भी गेम चेंजर हो सकती है।
उसी तरह से FSSAI भी गेम चेंजर हो सकती है। और इसीलिए हमने सारे सरकार के सभी लोगों को कहा है, सब मंत्रालयों को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे इस गेम चेंजर मंत्रालय के साथ मिलकर काम करिए और ये सुनिश्चित करिए कि देश के सभी लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हों। और जब भारत पूरी तरह से स्वस्थ होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का भारत के पास अपना DNA है, जिस तरह का भारत के पास अतीत का गौरवशाली इतिहास है, जिस तरह की हमारे को शिक्षा भोजन के बारे में भी अपने ऋषि मुनियों से मिली है, जिस तरह का हमारे को स्वच्छता का वातावरण, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो संस्कार दिए हैं, वो सारी चीज़ों को भी याद करके अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। सौभाग्य से आजकल वातावरण देश में ऐसा बना है पिछले सालों में कि लोग अपने हेल्थ के प्रति, अपने भोजन के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। और कोविड ने हमारे सामने और नए चैलेंज प्रस्तुत किए हैं। कोविड के कारण नया न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ है, और इस नए न्यू नॉर्मल में लोगों को भी एक प्रकार से आदत पड़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें वो अपने टेलीफोन में ही देखना पसंद करते हैं। तो ये आदत हमारे लिए जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि हमने अगर हर एक अपने मतलब की चीज़ जो उनके स्वास्थ्य के हित के लिए है वो उनके टेलीफोन के अंदर पहुंचा दी, तो समझ लीजिए कि हमने अपना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा लिया।